हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सुहेल, आवाज़ आ रही है आपको? जी, हमरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक कल का जो क्वेश्चन आपने हमको कराया था ना, वो जो मार्क और लॉरेंस का, हुँ, उसमें मेरा एक सवाल है। हम उसे भी आज काफ़ी उसे लेके सोच रहे थे, समझे ना। हुँ, तो उसमें हमको जो आपका डिस्कशन चाहिए था वो हम नोट करके रखे। नोट ये है, जो आप जैसे बोले ना, जो वो अगर डिसएडवांटेज क्या, ठीक है ना, वो जो बोला ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज, टैक्स डिसएडवांटेज, इफ हुँ, if he moved his date from 31st of December to 31st of March। हुँ, ठीक है ना। सवाल था यहाँ। आंसर देखिए। अच्छा, वो जब हम फिर एग्जाम की देख रहे थे तो वो बोला जे अगर हम लोग 31st मार्च को ले जाते हैं, ठीक है ना, हुँ, ठीक है, तो हम लोग हाँ, का हाँ, अकाउंट क्लोज हो रहा 31st ऑफ मार्च, और टैक्स ईयर खत्म हो रहा 5 अप्रैल। इतना कम टाइम के अंदर हुँ, टैक्स कैलकुलेशन करना तो ये नहीं होता। इसी से हम लोग एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देते हैं, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन और सच अदर कुछ। ठीक है। अच्छा। तो इससे साइड इफेक्ट क्या है, यदि हम लोग एस्टिमेटेड देते हैं बाद में कम बेसी होता है तो फिर हम लोग तो उसमें पे कर देंगे ना। लेकिन उसका ये होगा ना, आपको डबल वर्किंग करनी पड़ेगी ना, मैंने कल भी बताया था। आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको अपने रिसोर्स को वहाँ पर नॉमिनेट करना पड़ेगा उस काम के लिए, जो स्पेशली इस काम के लिए नॉमिनेट होगा, जिसका काम ही यही होगा इस चीज़ के लिए। तो वो हाँ, बहुत मुश्किल है कि आप अपना एक स्पेसिफिक रिसोर्स पकड़ो और इस चीज़ के लिए डेलीगेट करो ठीक है। स्पेसिफिक के लिए। ये और एक वहाँ पर वो लोग दो डिसएडवांटेज लिखा, क्योंकि कभी एक भी मांग सकता है, कभी दो भी, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेकेंड डिसएडवांटेज जो है वो बोल रहा है, अगर हम लोग ईयर एंड 31st को करते हैं, ठीक है ना, तो हुँ, वो एक ही बात बोला, मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द अर्निंग प्रॉफिट एंड पेइंग द टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो रहा 31st मार्च को, टैक्स लाइबिलिटी हमको पे करना पड़ा 5 अप्रैल के ऊपर, ठीक है ना। हुँ, द प्रॉफिट इज अर्न इन जनवरी फरवरी मार्च इन एनी कैलेंडर ईयर हुँ, विल बी टैक्सड ऑन 1 ईयर अर्लियर देन दे वुड हैव। ये नहीं लाइन समझ में आया हमको। यदि हम प्रॉफिट अर्न करते हैं जनवरी फरवरी मार्च में इन एनी कैलेंडर ईयर, हुँ। will be taxed 1 year early you then they would have to then would have been if mark had related 31st of December year end। ये लाइन तो काफ़ी नहीं समझे हम ये। आपने बेसिस पीरियड पढ़ा हुआ है? हाँ। बेसिस पीरियड में क्या होता है? बेसिस पीरियड होता है आपका, जैसे कि जब आप स्टार्ट की कंपनी या अक्टूबर में किए हैं तो 31st ऑफ मार्च होता हुँ, है बेसिस पीरियड फर्स्ट, ठीक है ना। वहाँ पर हुँ। ईयर एंड तो करना अब पड़ता अच्छा, एक मिनट यहीं पे रुको। है। जी। जो बेसिस पीरियड आप बनाते हो, जी। वो अकाउंटिंग ईयर एंड के मुताबिक बनाती हो या टैक्स ईयर के मुताबिक बनाते हो? टैक्स ईयर के मुताबिक। तो बस बात ख़त्म हो गई। तो आप फिर सारी जो वर्किंग करोगे वो टैक्स के मुताबिक करोगे, अकाउंटिंग ईयर को आप नेगेट कर दोगे। हाँ। तो हम तो आपका ये बात समझे, ठीक है ना। ये हम लोग वो टैक्स या पीरियड ऑफ अकाउंटिंग होगा टैक्स बेसिस पे, लेकिन ये लाइन का मतलब क्या है, द प्रॉफिट अर्न इन जनवरी फरवरी मार्च ऑफ एनी कैलेंडर ईयर विल बी टैक्स्ड 1 ईयर अर्लियर। माने ये 1 ईयर अर्लियर। वही बात कर रहा है कि जिस साल का भी जनवरी फरवरी का होगा वो एक ही टैक्स ईयर में काउंट किया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ बोलिए। कि जनवरी फरवरी मार्च 2023 का है, तो वो 2023 के ही टैक्स ईयर में आएगा। इसी तरह 2024 का जो जनवरी फरवरी मार्च होगा वो 2024 के ही टैक्स ईयर में हाँ हाँ, आएगा। बिल्कुल वो सही ये है। बात कर रहा है। ठीक है, हाँ। वो अ- ये बात कर रहा है। समझ आई अगर यदि आपको? हम लोग 31st ऑफ दिसंबर को करते हैं तो फिर इसमें क्या बेनिफिट है। अब वो उसका 31st ऑफ दिसंबर कर देंगे हम्म। बेनिफिट के। हम्म। उस जी। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर सेम हो जाएगा। अगर आपको याद हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 12, हाँ, आई जो IAS 12 टैक्स, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? जहाँ पर आपका डेफर टैक्स और करंट टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पर आपका टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा होता है, हाँ, वो क्या होता है? वो हम वो लोग यही होता है। तो जब जी, तो जब आपका 31 दिसंबर होगा तो वो जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो अराइज़ हो रहा होगा। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा
किस पर्सपेक्टिव से कि आप जो टैक्स है वो कैलकुलेशन करोगे, एस्टिमेट ज़्यादा होगी वो बाद में देखी जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वो आप कल पूरे थे आज नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 पे हाँ, आएंगे ना? क्वेश्चन 27। ठीक है। आप ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, 3 रिक्वायरमेंट है जी। 8 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन वेदर, नंबर 1, अ कंपनी शेयर ऑप्शन स्कीम क्या होती है। नंबर 2, शेयर इंसेंटिव स्कीम प्लान क्या होते हैं। विल सेटिस्फाई यकून लिमिटेड क्राइटेरिया फॉर अ टैक्स एडवांटेज शेयर इंसेंटिव स्कीम एंड द इनकम टैक्स implications फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द एक्वायरिंग द शेयर्स इन ईच केस। ओके। ठीक। इसलिए तो हम जो इनकम टैक्स में पढ़े थे वो 4 स्कीम है ना, जैसे कंपनी शेयर ऑप्शन स्कीम है, तब या हमारे शेयर इंसेंटिव स्कीम है, आर दो था वो। हम्म। मोट ऑल टुगेदर 4 था ना स्कीम जो इनकम टैक्स के अंडर में पड़ता है, एस आई पी सी एस आई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इंटरप्राइज इंसेंटिव स्कीम वगैरह भी हैं, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर 2 उसे कहते देखेंगे। ठीक है। अब ज़रा स्नैरियो पढ़ते हैं। यू शुड एज्यूम कि टुडे डेट क्या है, 1 जनवरी 2023। Daikon, the managing director of Yakun Limited, has requested advice on the tax implication of the Yakun Limited setting up a tax advantage share incentive scheme for its employees. He also requires advice on the capital gain tax relief available on the sale of his house or potential inheritance tax liability arising on the gift of an impairment. ठीक Yakun Limited is a UK resident, unquoted trading company which is not part of a group. Yakun Limited is considering setting up either a company share option plan or a share incentive plan, both of which would be offered to selected है, एम्प्लॉयज़। employees. ठीक है। ठीक है। Yakun Limited criteria for its tax advantage share incentive scheme. Employees will be selected to join the scheme dependent on their period of employment with the company. ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उनका क्या एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया और कॉन्ट्रैक्ट के। हाँ। और अगर स्कीम इज़ ए कंपनी शेयर ऑप्शन स्कीम, ईच एम्प्लॉय को ऑफर किया जाएगा कि वो परचेज कर सके शेयर्स कितने, 3,000 तक के, पाउंड तक के। ठीक एम्प्लॉयज़ विल एक्सरसाइज द ऑप्शन 5 years आफ्टर बीइंग गारंटेड देम। और उनको कब वो एक्सरसाइज कर सकेगा, 5 साल के बाद। है। हाँ। ठीक है। इफ़ द स्कीम इज़ अ शेयर इंसेंटिव प्लान, ईच एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा फालतू कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 3,000 पाउंड तक ठीक हर है। साल। और एम्प्लॉयज़ विल रिमूव द शेयर्स फ्रॉम द प्लान आफ्टर 5। 5 years। 5 साल के बाद उसको वो रिमूव कर सकते हैं। ज़रा इसको आप ज़रा आराम से सुकून सिर्फ पढ़ना है, समझना है, जी। फिर हम इसकी वर्किंग करते हैं। एम्प्लॉय विल बी सिलेक्टेड टू जॉइन। एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाएगा जॉइन इन द स्कीम डिपेंड ऑन देयर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, कितना टाइम तक काम कर रहा कंपनी के साथ। इफ द स्कीम इज ए कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान पेंशन plan, each employee will be offered option to purchase share worth of 3,000 each year, maximum 3,000 up to each year. Employee will exercise the option 5 years after being granted them. Employee will exercise the options 5 years after being granted them. If the scheme share incentive plan, अगर यदि share incentive plan होता है, each employee will be given free share or 3,000। वहाँ तो फ्री नहीं, यहाँ पर फ्री दे रहा है, परचेस का नहीं, यहाँ पर फ्री। ठीक है। एम्प्लॉय विल रिमूव द शेयर फ्रॉम प्लान आफ्टर 5 years। जी। जी, क्या समझ आया आपको अभी? आपको देखिए कंपनी शेयर ऑप्शन में आपको वो जो शेयर जो देगा वो 3,000, लेकिन वो कितना पड़ेगा परचेस शेयर। लेकिन शेयर हम्म। इंसेंटिव प्लान में वो फ्री में दे रहा है कंपनी से ना, फ्री शेयर ठीक है। अप टू 3,000 ईच ईयर। बहुत हैव वैलिड पीरियड 5 years। आफ्टर 5 years इट विल बी, मैंने आपको रिमूव कर देगा या वो एक्सरसाइज। अब ये समझो कि वो क्या कह रहा है। एक में तो बोला जैसे शेयर इंसेंटिव प्लान में बोला रिमूव करने के बाद, ठीक है ना, हम्म। आफ्टर 5 years। और वहाँ पर एम्प्लॉई एक्सरसाइज ऑप्शन 5 years आफ्टर बीइंग ग्रांटेड देम, देने के 5 साल बाद अगर यदि चाहे एम्प्लॉय तो वो सेल कर सकता है, ही बोला ना। हम्म। ठीक है। अब इसकी वर्किंग कर देखते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 है। जी। पार्ट ए, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, कंपनी के जो शेयर ऑप्शन जी। प्लान है। हम्म। तो वो तो फिर मेन बुक से हमको रिवाइज करके देखना पड़ेगा, वो जो कंपनी का शेयर, क्या जी, कंपनी शेयर ऑप्शन प्लान में एग्जैक्टली। क्राइटेरिया क्या क्या है वो लिखना पड़ेगा, ये क्या क्या है, क्राइटेरिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली और वो ही आपको डिटो कॉपी याद करके आपको लिखना पड़ेगा। उसका सबसे पहले क्राइटेरिया, जी। वो आप लिखोगे, जो भी उसका क्राइटेरिया वो आपको याद होना चाहिए ठीक फिंगर है। टिप्स पर। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसके मुताबिक उसको सिनेरियो को आइडेंटिफाई करो। अब बताओ क्राइटेरिया होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा याद है। कैसे याद है, अभी हम आपको। अगर नहीं याद तो आपने पता है क्या करना है, जी। इसको याद करना है, ये ठीक। आपका काम है। ठीक है। इसमें कोई जब हम ये याद हमेशा किए थे याद रखना। लेकिन उसे रिवाइज हाँ नहीं लेकिन किए। कोई मसला नहीं है, दोबारा इसको याद करना है ताकि ज़्यादा आपको अब ऐसा याद करना है कि इंशाल्लाह वो आप एक अपने पास छोटा नोट्स बना लो, जी। उसमें वो लिख लो। ताकि क्योंकि ये ज़हन में रखना, ये पेपर में आते हैं, ये जो चारों ये जो प्लान्स हैं ना, ये जो आंसर है, जी। इनमें से दो ज़रूर पेपर के अंदर आते हैं। तो हाँ। ये आपने भूलने नहीं, और ये इजी मार्क्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये याद होने चाहिए, आपने सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना है और फिर उनमें से बताना है कि यार जो सिनेरियो के अंदर है वो कौन सा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा फुलफिल। जी। अच्छा ठीक ठीक है, है। जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके भाई। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनको क्या कहा जा रहा है, उनको तरगीब दी जा रही है कि एम्प्लॉयज़ के पास एबिलिटी है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्लान को। जी। ऐसे ही है, जी। यहाँ पर ये दिया जाए। हाँ। और फिर जो ऑप्शंस हैं उनके साथ क्या गारंटी क्या अटैच है कि यार उनको वो 5 साल के बाद मिलेंगे। ठीक जी। है, ऐसे ही जी। है, 5 साल के बाद मिलेंगे। हाँ, 5 साल बाद गारंटेड है। 5 साल। और 3,000 उनकी कीमत होगी, ऐसे जी। ही है बिल्कुल। जी, 3,000 की उसकी कीमत होगी। तो सही। ज़ाहिर सी बात है वो 5 साल कंपनी में एम्प्लॉय रहेंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे ना। तो राइट। उसके बाद ही एक्सरसाइज होंगे और उसके बाद ही वो टैक्सेबल होंगे। उससे हाँ। पहले तो टैक्सेबल हो नहीं सकती क्योंकि वो उनके नाम नहीं है। नहीं। ठीक हो गया। ठीक है। ये तो आपने स्नैरियो से रिलेट किया, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, आप पहले डिटो कॉपी उसका जो क्राइटेरिया वो लिखो। अब जैसे ये देखो, अब ये समझना है 8 मार्क्स का है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है ये। 4 मार्क्स आपके इसके हैं, 4 उसके। 4 उसके। तो इस 4 में से 2 मार्क्स आपके क्राइटेरिया के हैं और अच्छा। 2 मार्क्स को रिलेट करने के हैं। सब्जेक्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ मिला के लिखने का। जी समझ आई बात आपको। अब आइए, ठीक है। ठीक है। जी। इसी तरह जो दूसरा है शेयर इंसेंटिव प्लान, उसको भी सेम आप ऐसे ही करोगे। उसका भी जो क्राइटेरिया है, उसके पहले क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, दो 2 मार्क्स के लिए। टू इतना सिनारियो। बड़ा नहीं आपने एक्सप्लेन करना, 2 मार्क्स का मतलब है चार वो चार कितनी चार, लाइनों में। 4 पॉइंट तो जी, मिनिमम लिखना पड़ेगा ना। बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है। क्योंकि जेन में रखना सिर्फ 2 मार्क्स हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक मैटर हो जाता है। यस, ये बात जेन में रखना जी। बात आप, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह जो एक्सप्लेनेशन फिर आप करोगे वो सिनेरियो से ज़्यादा रिलेटेड होनी चाहिए, वो भी 2 मार्क्स। और उसको भी आपने कितनी लाइनों में एक्सप्लेन करना है, 4 से 5 मैक्स, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। जी। और ये बात जेन में रखना है, जब आप सिनेरियो लिखने लगोगे ना, तब जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब भी आपके पास जो रफ नोट पैड दिया जाएगा लैपटॉप के ऊपर, जी। तो उसी पर आपने नोट्स बना लेने। मतलब आपके जो उसके पॉइंट के जो एक्सप्लेनेशन, 2 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन, 2 मार्क्स है ना, तो जी। इसका मतलब आप 2 पॉइंट्स उसके एक्सप्लेन करोगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। 4 पॉइंट नहीं ना, जैसे कि हाफ हाफ होगा शायद मार्क्स, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपने मार्क्स को समझना है। क्योंकि 4 करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मार्क्स आपको उतने ही मिलनी है। हाँ। तो मेक श्योर करना है कि 2 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो बिल्कुल उसके सिनेरियो से फिट इन होते हैं। वो तब होगा जब आप ये 100% सही लिखोगे। ओके।
जब आप ये 100% सही नहीं लिखोगे तो यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन नहीं उसको अच्छा कर सकोगे, बिल्कुल। क्योंकि पहले एग्जामिनर ने ये पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है उसने। जी। अगर यहाँ पर तकरीबन 19-20 का फ़र्क भी हो गया तो वो फिर भी आपको इस 4 में से 3 मार्क्स दे देगा हाँ। इसकी बदौलत। बदल बिल्कुल सही बोले। अगर बिल्कुल। यही गलत हुआ तो फिर तो बेशक आपने एक्सप्लेन जितना मर्जी अच्छा किया है, आपने बेशक 5 पॉइंट क्यों ना लिखे हो, जी। क्योंकि उधर उसने आपकी क्वांटिटी पर नहीं फोकस करना, उसने देखना है कि जो पॉइंट आपने लिखा है वो रिलेटेबल है सिनेरियो से नहीं, और उसका कोई मतलब बन रहा भी है या नहीं बन रहा, या बस आपने बस खाना पूरी के लिए काम किया। जी। और ऐसा भी नहीं करना कि जो क्राइटेरिया में आपने लफ्ज़ या लाइन जो लिखी है, सेंटेंस लिखी है, वो एक्सप्लेनेशन में दोबारा रिपीट कर दो, उसको रीफ्रेस करने। ठीक। ठीक है, ये जेन में रखना है, क्योंकि अगर आपने वही क्राइटेरिया में लाइन लिखी है, एक्सप्लेनेशन में भी वही लाइन लिख दी सेम वर्ड टू वर्ड, कोई फ़र्क नहीं किया, तो फिर तो आपको दोनों के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। राइट। क्योंकि ये जेन में रखना, ये प्रोफेशनल पेपर है, हम्म। यहाँ पर वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा, आपकी एक्सप्लेनेशन टेस्ट करेगा, और आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स टेस्ट करेगा, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो जी। टेस्ट करेगा कि क्या आप कितनी अच्छी तरह समझा सकते हो अगले को, जी। आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। सही। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो ये 25 मार्क्स है, तो इसका मतलब है 45 मिनट में ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। हाँ। तो अब इसका मतलब क्या है, हर 1 मार्क्स के लिए आपको 1.6 मिनट मिलते हैं, ऐसे ही है। जी। तो इसका मतलब है क्या, ये 8 मार्क्स आपको कितने मिनट में सॉल्व करने हैं? 1.8 मल्टीप्लाई करके भी। जी 1.6 से 1.8, सॉरी। जी। कितना आ जाएगा? भाई कैलकुलेटर। तकरीबन मेरे ख्याल से 9.6 मिनट आ जाएंगे, 9.5 मिनट। हेलो। जी सुहेल, जी ये बोलिए। समझ आया आपको? जी। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास टाइम नहीं है कि इसको ज़्यादा इसमें आपने टू द पॉइंट करके इसको, सबसे पहले क्राइटेरिया पर फोकस करना है, वो तो आपको याद होना चाहिए। जी। वो भी आपने 4 से 5 लाइन, मैक्सिमम 5 पर जाना है, वरना कोशिश करनी है 4 पर ही वाइंड अप करना है। इसी तरह जो को और रिलेट के एक्सप्लेनेशन करने से 2 पॉइंट, और वो 2-2 लाइनों के बस। हम्म। क्योंकि ये जेहन में रखना, अगर आपने इधर 9:30 से 10 मिनट किया ना, जी। तो आपने अपना क्वेश्चन सारा ख़राब कर दिया। अल्लाह। 9:30 मिनट के बाद इसको छोड़ देना है। जी। जब बेशक आप इधर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, आप जगह छोड़ दो, आपने पार्ट बी पर जाना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको सुहेल बार बार बता, आपको फर्स्ट डे से भी बताया था, जी। जब डेमो क्लास, अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी स्टूडेंट फेल होता है, मेजॉरिटी की बात है, जो मतलब फेल होते हैं बिल्कुल क्या नाम है, मिड 40s या लेट 40s के अंदर, जी। उनको सारा कुछ इतनी होती हैं कैपेबल कि इजीली पास कर सकते हैं, लेकिन किस वजह से रह जाते हैं अगर आप उनसे पूछोगे? जी। टाइम मैनेजमेंट, पेपर पूरा मुकम्मल नहीं कर सके, कोई ना कोई पार्ट रह गया, 10 मार्क्स का पार्ट रह गया, जी। 15 मार्क्स का पार्ट रह गया, 5 मिनट का पार्ट रह गया, और वो पार्ट रह गया जो उनको आता था, जिससे वो इजीली मार्क्स लेके अपना पेपर पास कर सकते थे 50 पर आराम से। तो जी। कितने पे बेचारे फेल हो जाते हैं? 40। 46 पर, 47, 48, 49, 45, 44। जी। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट को हमेशा याद रखना है, मार्क्स की तरफ नहीं जाना, मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे जब आप पूरा पेपर दोगे, अटेम्प्ट करोगे। जी। लेकिन हम जब ठीक प्रीवियस है। क्वेश्चन देते थे ना, तो हम प्लान में ऐसा था कि एटलीस्ट दो पेपर, दो क्वेश्चन जो थे ना 25-25, इसको बहुत अच्छा से देना। हम्म। बाकी इधर नहीं उधर नहीं नहीं से, नहीं नहीं इधर नहीं नहीं उधर। नहीं, ऐसा नहीं, ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी, ये स्ट्रेटजी गलत है। हाँ। आपने ये सोचना ही नहीं है, आपका टारगेट ही यही होना चाहिए कि यार मैंने पूरे का पूरा पेपर करना है, जी। वो बेशक 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन हो, सेक्शन बी या सेक्शन ए क्यों ना है, जी। मैंने पूरा अटेम्प्ट करना है हर सूरत। और जिस क्वेश्चन का जितना टाइम है, जैसे 25 मिनट का 45 मिनट, जी। 45 मिनट, 46 मिनट में नहीं जाने देना उसको। अच्छा। तो जैसे कि हम जब कोशिश करनी है। राइटिंग एग्ज़ाम देते थे ना, राइटिंग एग्ज़ाम में हम्म।
पहले 15 मिनट वो हमें रीड करने के लिए देते थे, उसके बाद से फिर लिखने हम्म। का। यहाँ तो पर क्या, इधर इधर भी आपको, यहाँ पर भी आपको 3.25 घंटे मिलेंगे। वो पहले 15 मिनट क्या क्वेश्चन रीड करने के प्लानिंग ना, क्या आप जो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली कह सकते हैं आप, आपको 3.25 घंटे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, 3.25 घंटे तो हमें 3 घंटे का टारगेट देख के नामना पड़ेगा फिर। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। तो इसका मतलब कि ये 25 मिनट का 45 मिनट में होना चाहिए, लेकिन आपने 44 मिनट जैसे ही हो आपने छोड़ देना, 1 मिनट पहले ही छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, ताकि दूसरे क्वेश्चन पर मूव ऑन करो। ठीक है। ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। जी। पार्ट बी के 7 मार्क्स का, कैलकुलेट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस द प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ, पी 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 आर 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 रिलीफ एंड लेटिंग रिलीफ, जो प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड है, जी। विच आर अवेलेबल टू रिड्यूस द चार्जेबल गेन ऑन द डाइकन सेल ऑफ हिज हाउस, जो आपके कैपिटल गेन टैक्स में आता है, प्रॉपर्टी गेन से रिलेटेड। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। Daikon was gifted an apartment by his aunt Jekama on 5th June 2021. Has never lived in this apartment. Will sell the house he currently lives in and move into this apartment on 31st of December 2023. Daikon's sale of his current house. Daikon purchased this house on 1st July 2015 when he was employed overseas. Okay. ठीक है। Daikon did not own any other property between 1st July 15 and 4th June 2021. तो The sale of the house on 31st December 2023 will give rise to a chargeable gain of 145,000 before any reliefs. Daikon occupation of his current house. Daikon moved into the house on 1st Jan 2016 on his return to the UK. Daikon has occupied the house since 1st January 2016, apart from the period from 1st July 2017 to 31 December 18 when he was once again employed overseas. Daikon resumed exclusive occupation of the house on 1st Jan 2019. Since 1st April 2019, Daikon has let the basement of the house, which comprises 25% of the property, for residential use और 75% उसने हिमसेल। वो बिजनेस पर्पजेस के लिए दे दिया। ठीक है। अब ज़रा इन तीनों पैराग्राफ को आराम से पढ़ो, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है। डाइकन, डाइकन, ठीक है ना, वॉज गिफ्टेड ए अपार्टमेंट बाई हिज आंट, उसके उसके आंटी की तरफ से एक घर मिला, ठीक है ना, ऑन 5 हम्म। जून 2021 को, 5 जून 2021। उसके बाद ही नेवर लिव इन दिस अपार्टमेंट, वो कभी घर में रही नहीं। विल वी सेल द हाउस करेंटली लिव्स, he currently lives and moved to the apartment 31st of December 2018-23। वो घर तो सेल कर देगा, वो मूव करा 31st of December 2023 को। Daikon sale of his current house. Daikon purchased this house 1st of July 2015। Daikon ये घर कीना था उसका 15 जुलाई 2015 when he was employed overseas, जब वो विदेश में काम कर रहा था। Daikon didn't own any other property 1st July to June 2021। The sale of the house on 31st of December 2030 will give rise to chargeable gain, इसमें से gain हुआ इतना before any relief हुआ। चार्जेबल गेन तो हमको निकालना नहीं पड़ा, जैसे कि पर सेल परचेज उससे जो आया, ठीक है। डाइकन मूव टू द हाउस इन द हाउस 1st जनवरी 2016 को घर में आया, ठीक है। एंड ही रिटर्न टू द यूके, यूके आया रिटर्न करके। डाइकन हैज ऑक्यूपाइड द हाउस 1st जनवरी 2016 अपार्ट फ्रॉम पीरियड ऑफ 1st जुलाई 2017 टू ही वाज अगेन एम्प्लॉयड ओवरसीज, अब विदेश चला गया। Daikon resumed exclusive occupation of this house 1st January 2019। Since 1st April 2019, Daikon has let the basement of the house, फर्स्ट ही रेंट में बेसमेंट दे दिया, ठीक है, विच कॉम्प्रोमाइज 25% ऑफ द टेम्प प्रॉपर्टी, 25% रेसिडेंशियल यूज, रेसिडेंशियल उसका 25% वो
रेंट पे दे दिया, रिटेनिंग एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन रिमेनिंग 75% फॉर हिमसेल्फ। जी भैया। जी, समझ आया कुछ आपको? जी, जैसे कि डाइकॉन जो घर मिला है वो घर उसका आंटी की तरफ हम्म से मिला, ठीक है ना। हम्म। एंड ही वो घर में कभी रहा ही नहीं वो, देन वो 2031 दिसंबर 2023 में वो घर तो सेल कर दिया। और सेल करने के बाद जो गेन आया वो गेन हमको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेस सेल्स माइनस परचेस चार्जेबल गेन वो लोग वहाँ दिया हुआ नीचे दीजिए, आप लाइन देखते हैं, ठीक है। डाइकॉन हम्म सेल द ऑफ दिस करंट हाउस, जो वो आंटी की तरफ से उसे गिफ्ट मिला था वो सेल कर दिया। डाइकॉन परचेज दिस हाउस 15 जुलाई, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि बोला 15 जुलाई 2015 को डाइकॉन परचेज दिस हाउस, वो तो उसका हाउस अपार्टमेंट और हाउस, ठीक है समझे। वेन ही वॉज एम्प्लॉयड ऑफर्स, जब वो विदेश में रह रहा था तब वो घर एक कीना था, ठीक है ना। 15 जुलाई हम्म 1 जुलाई 2015 को डाइकॉन डिडेंट ऑन द प्रॉपर्टी बिटवीन ये 2015 से 2000 ये प्रॉपर्टी में था ही ना, क्योंकि वो विदेश में काम कर रहा था, ये तो पूरा एग्जिम है ना जब वो विदेश में रहता है। द सेल ऑफ द हम्म। हाउस 31 दिसंबर 2010, ये सेल किया है, आई विल गेन इतना रुपया उसे गेन हो चुका है, सही है। तो डाइकॉन मूव टू द हाउस, वहाँ से कीना था 1 जनवरी को, मूव किया हाउस आपका 1 जनवरी 2016 को। एंड ये डाइकॉन, आपको पीआरआर हाँ पी रिलीफ पता है कि जो हाँ चार्जेबल है? प्रॉपर्टी प्लान या प्रिंसिपल प्राइवेट हम्म रेसिडेंस, हम्म। पता है क्या वो मुझे। कहते हैं? उससे बोलता है जैसे कि आप वहाँ पर 4 किस्म का एग्जिम होता है, अगर आप लास्ट 18 मंथ जो नीचे से आता है, ऊपर एक एक्चुअली आप कितना दिन वहाँ लिव कर रहे हैं, या आप ओवरसीज में जब जॉब करते हैं तब आप 36 मंथ एनी रीजन, ये 4 कंडीशन है हम्म। ना, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हमें तो जब फिर आगे? उसके बाद उसका जो एग्जिम का अमाउंट टोटल से ये होता है, उसका डिवाइड करके चार्जेबल गेन से जो आता है उसे रिलीफ दे देता है, प्रॉपर्टी पीपीआर पर मैंने प्रिंसिपल प्राइवेट रेसिडेंस हिसाब से। हम जो से एग्जाम मैंने मेन बुक में प्रैक्टिस की थी इसी का तरह। सो आप क्या कह रहे हो, तो फिर कितने इसकी वर्किंग बनेगी ये बताओ? इसकी तो वर्किंग आपका होगा, देखिए एक्चुअल कितना नहीं क्या वो एब्सेंट कितना था, उसके बाद उसे टोटल से डिवाइड करके निकल जाएगा कितना है, हम्म। ठीक है ना, क्या हम गलत है भाई। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप बताओ वैसे वर्किंग करके एक अंदाज़ा मुझे बताओ कितनी बनती है, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम करते हैं। तो वर्किंग करने से समझ में आएगा ना ये जी, क्योंकि वो बीच में लास्ट 18 मंथ एग्जिम है, फिर 36 मंथ एनी रीजन, फिर ओवरसीज एम्प्लॉयड है। अब ये देखो। जी। वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन द प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ, ठीक है। जी। और लेटिंग रिलीफ को बताना है। और फिर आपने क्या करना है, उसको रिड्यूस, मतलब उससे जो चार्जेबल गेन है वो कितना उसका रिलीफ, रिड्यूस होगा, ठीक है। वो आपने बताना है इसका। अब ज़रा इसके पीरियड्स बनाते हैं, मतलब कितने साल, कौन से एग्जाम्प्ट हैं, कौन से इसके चार्जेबल हैं, ठीक। ताकि आपको पता लगे। हाँ पीरियड, क्योंकि वो रफ खाने करने से फिर समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्प्ट ईयर्स, जी। चार्जेबल ईयर्स, चार्जेबल, इधर टोटल लिखिएगा क्या? ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले डेट देखेंगे। वो क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2015 को उसने घर खरीदा था। हाँ। 1 जुलाई 2015 तो 31 दिसंबर 2015। वो ओके। वो ओवरसीज जॉब। अब वो अब वो ओवरसीज था। जी वो जो लिखा हुआ व्हेन ही वाज ओवरसीज, जब वो बाहर में था तभी वो घर किना। एब्सेंट, कोई रीज़न नहीं है। ओवरसीज जॉब था भाईजान, वो विदेश में हाँ, काम कर रहा था। एक सेकंड। नो प्रायर, मतलब नो प्रायर ऑक्यूपेशन है ना, पहले कोई ऑक्यूपाइड नहीं किया हुआ था ना। हाँ। समझ आई बात आपको, कि उससे पहले कोई नहीं किया 2000 जुलाई के अंदर जब उसने खरीदा, जी। उससे पहले कोई उसको घर को एक बार, या उसने उस घर में
रेजिडेंस नहीं ली, नहीं। तो वो कितना टाइम फ्रेम बना? तकरीबन बना कोई 6 मंथ, ऐसे ही है। जी। कितने अरसे तक के लिए उसने जॉब की, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसने डिड नॉट ओन एनी अदर प्रॉपर्टी बिटवीन यकम जनवरी 15 से ये, और फिर वो क्या कह रहा है, उस घर में वो कब मूव हो गया? 16 में। जी। कब से कब तक वो उस घर में रहा है? ये लिखा हुआ है जी। 30 जून 2017 तक के लिए। ठीक है। जी। अब 30 जून 2017 के लिए कितने मंथ्स बनते हैं? 1.5 साल बनेगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ। ठीक हो गया। ठीक है। आगे फिर वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम 1 जुलाई 17 31 18 से वो क्या किया है, व्हेन ही वाज वंस अगेन एम्प्लॉयड ओवरसीज। ओवरसीज एम्प्लॉयड। दोबारा ओ ओवरसीज चला गया वो। ठीक है। कब से? यकम जुलाई से टू 31 दिसंबर 2018। ये क्या होगा, ओवरसीज। दोबारा मतलब 1.5 साल ओवर। एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है। ऐसे ही है। हाँ। फिर क्या कह रहा है, डेक्कन रिज्यूम्ड एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस ऑन 1 जनवरी 2019। ठीक है। ठीक ठीक है। 2019 से उसने दोबारा उस घर को ले लिया। हम्म। और फिर हम्म। वो क्या कह रहा है, अप्रैल 2019 से लेके जब तक उसके पास घर था, 25% उसके पास था, 75% उसने किसको दिया हुआ था? किराए पर दिया हुआ था। हाँ। ऐसे ही है। जी। सो इसका मतलब है, पहले तो आप लोगे जनवरी 19 से लेके 31 मार्च तक, जब वो घर में हम्म। एक्सक्लूसिवली रहा, हाँ। वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और वो कितना बनते हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स बनेंगे। ठीक। ऐसे ही है। हाँ। और फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अप्रैल 19 से लेके कब तक उसने घर कब सेल किया? 31 दिसंबर 2023 को। 23 को। और अगर आप 23 को, और अगर आपको ये पता हो रूल का, उसमें क्या है लास्ट कि 18 मंथ। आखिरी जो, जी आखिरी जो होते हैं, उनको आप क्या करते हो, एग्जाम्प्ट करते हो या क्या करते हो? उससे एनी रीजन, मैंने वो लास्ट 18 मंथ एग्जिम्ट है। हाँ। ओके। अब ज़रा ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। कि यकम अप्रैल राइट। 2019 से लेके 31 कब तक का उसे कहते हैं उसके पास रहा है, किधर गया? आप 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023। 2023 नहीं, अब ये देखो ज़रा ये समझने, जी। हैज़ लेट कंप्राइज 25% ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल यूज़, और बाकी रिटेनिंग एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन ऑफ द रिमेनिंग 75% किसके पास है? फॉर अपने हिमसेल्फ। पास उसने रखे हैं। हाँ। ठीक है। तो आखिरी ये जो आपके पास 4 साल है, जी। मार्च बनेगा। अब वो आपको बताता हूँ किस तरह मार्च बनेगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, डाइकन डिड नॉट ओन एनी अदर प्रॉपर्टी बिटवीन, इससे लेके इस तक। और जो सेल ऑफ उसने कब की है, 31 दिसंबर 2023 को। जी। और अगर ये मुझे बताओ कि अगर आपने आखिरी जो टाइम पीरियड हो घर के अंदर, वो कितना टाइम फ्रेम आप उसको एग्जाम्प्ट करते हो? आखिरी 18 मंथ तो हम लोग एग्जाम कर देते ना। आखिरी 18 मंथ्स एग्जाम्प्ट करते हैं, क्या करते हैं? जी भाई, लास्ट 18 मंथ उस छोड़ के बाकी वो ओके, चार्ज करते हैं। समझो। अच्छा रुको, अब यहीं पर रुकना। जी। लास्ट 18 मंथ्स, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि उसमें जो 75% है वो कौन यूज़ कर रहा है? वो बिजनेस के लिए। रिटेनिंग। हाँ ठीक है सर।
तो ये 75% एग्जेम्प्ट होगा या चार्जेबल होगा, ये चार्जेबल बताओ। होगा भाई, क्योंकि पक्की बात है। बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है ना। लेकिन ये ज़हन में रखो कि वो, क्या नाम है, आखिरी सालों की बात हो रही है, ये दोबारा सोच लो, ये जो 75% है हम्म, लेकिन हम जानते वो। वो क्या है, रिटेनिंग एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन। हाँ। ये दोबारा समझो, दोबारा लाइन समझो। डेक्कन हैज लेट द बेसमेंट ऑफ द हाउस विच comprise 25% ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल यूज के लिए 25% उसने दी है। जी। रेजिडेंशियल यूज का क्या मतलब हुआ? वो खुद रहेगा, रेसिडेंशियल मीन्स हम खुद रह रहे हैं ना। देखा, नहीं नहीं, यही समझना है। जरा इस दो लाइनों का ना जरा दोबारा पढ़ो, इसकी अंग्रेजी समझो। वो रेजिडेंशियल यूज का मतलब बताओ, और रिटेनिंग एक्सक्लूसिव ऑक्यूपेशन का मतलब बताओ मुझे। रिटेनिंग एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली एंड ओनली, ठीक है, ऐसे ही ना होगा और कि वो किसके पास राइट है? मेरे पास है 75%, हम्म। ठीक है ना, तो फिर मालिक के पास है। 75% क्या होंगे? तो पर्सनल 75% क्या हुए? वो एक्चुअल ऑक्यूपेशन, हम ही खुद रहे। नहीं, वो एग्जेम्प्ट होंगे या चार्जेबल होंगे? वो जो एग्जिम्ट हो गया भाई लास्ट, क्योंकि हम खुद वहाँ पर प्रेजेंट है ना। ये, जी, ये समझना है। ओ। और जो 25% है जी। वो आपका एग्जाम, अभी वो जो आप 1.5 साल की बात कर रहे हो ना, मतलब वो अभी अभी आएगा, उसी को तो अभी हम वो करेंगे। अब अच्छा। इसमें से जो 75 जो परसेंट है, जी। 75% जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जी। तो 3 साल क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। राइट। हाँ। ठीक है। और 1 साल क्या आ जाएगा, चार्जेबल चार्जेबल। चार्जेबल हो जाएगा। ठीक है। अब उसने घर बेचा कब है? मैं 31 दिसंबर 2023 23 को। को। तो जी। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2023 टू 31 दिसंबर 2023, 9 मंथ्स बनेंगे ऑलमोस्ट। जी। ऐसे ही है। हाँ, 9 मंथ। अब ज़रा ये बताओ, ये एग्जाम्प्ट बनेंगे या चार्जेबल? इसके टाइम के वो था द सेल द हाउस 30, बिटवीन ऑफ द टाइम वो क्या वो घर में था कि नहीं था, ये तो हमको ये वो। घर में, ये देखो ना, ये पूरा का पूरा उसने कोई नहीं बताया कि वो छोड़ के गया। एंड जी। टाइम तक वो उस घर पर था। तब तो ये एक्चुअल तो ऑक्यूपेशन है। पक्की बात है। पक्की बात है, क्योंकि वो तो। अभी तो अभी तो आप कह रहे थे कि आखिरी जो 18 महीने होते हैं उनको हम एग्जाम्प्ट करते हाँ, हैं। उसमें से 18 मंथ एग्जिम करके बाकी रिमेनिंग मंथ वो चार्जेबल हो जाएगा। हाँ, तो ये 9 मंथ्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट आ जाएंगे। ठीक है। ये एग्जाम्प्ट होंगे। अब टोटल ईयर्स कितने बनेंगे? इधर आ जाएगा 1.5 साल। जी। और इधर कितना बनेगा? 1.5 और 1.5 3 साल। जी। 3 साल 6 साल। ठीक। 6 और साल 7 साल। ये समझ आया? जी। अंग्रेजी को समझना है बहुत ज़्यादा, मैं दोबारा बता रहा हूँ सुहेल। जी। कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश की लाइनों को, वर्ड्स को समझोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जी अब भाई। यहीं पर देख लो, रेजिडेंशियल डिफरेंट चीज़ था, हाँ। एक्सक्लूसिव यूज़ डिफरेंट ये चीज़ है। लेकिन नॉर्मली तो रेसिडेंशियल मीन्स जहाँ हम लोग रहते हैं उसी को ना होता है, जहाँ पर ये दुकान उकान हाँ, नहीं है रहने का ये एक। ये स- ये समझना है ना, यही तो चीज़ समझनी है कि रिटेनिंग एक्सक्लूसिव का मतलब कि आपके पास ज़ाती उसका राइट है। तो वो ज़ाती राइट है, तो वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा। रेजिडेंशियल का मतलब क्या है कि उसको आप रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब कि आप उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने का सोच सकते हो, इंटेंशन हो सकती है, मतलब वो अवेलेबल है। आप चाहो उसको रेंट पर दो ना दो, लेकिन आप उसको चार्जेबल ही कंसिडर करोगे। ठीक। ठीक है। जी। अब पीपीआर आ जाएगा, आपका फार्मूला लगेगा। जी। अब पीपीआर के लिए आपके पास चार्जेबल गेन कितना है, 1,75,000 है। वन फोर्टी ऐसे ही फाइव है। 145 है शायद। हाँ, ये है ना, 1,45,000, सॉरी, ठीक है। 145,000। और आपके पास एग्जाम मंथ्स कितने हैं, 7 साल है। जी। टोटल इन दोनों का कितने हैं आपके पास, 8.5 साल। जी। राइट। ठीक है। अब बताओ आपके पास पीपीआर रिलीफ कितना आ रहा है? 145 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 8.5, 119412। जी, ये पीपीआर रिलीफ समझ आया। ठीक। ठीक है। अब आपने क्या निकालना है?
लेटिंग रिलीफ निकालना है, अब ज़रा लेटिंग रिलीफ को लेटिक देखते रिलीफ हैं। में फिर लोअर ऑफ देम होता है ना, जैसे कि ये लेना ना ये लेना है। जी बिल्कुल। फोर्टी फोर्टी एग्जैक्टली। थाउजेंड है। ये तीन तीन टर्म्स है, तीन में से जो सबसे लोअर होगा। एग्जैक्टली। अब देखते हैं कि लोअर ऑफ लेटिंग रिलीफ आपके पास कौन कौन सा पहले तो चार्जेबल अवेलेबल होगा। चार्जेबल गेन ले लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना। एक अब सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज 40,000। हाँ ठीक है, ले 40,000। ऐसे ही है। हाँ ठीक है, ये बाय उजड़ी तो नहीं है ना, सीक्वेंस में आपने जाना है, ठीक है। ये बाय फॉर्मेट 40,000 आ गया। एक आ जाएगा आपका पीपीआर रिलीफ आ जाएगा, 119 जो आपके पास कितने हैं? 119। 119412। जी ऐसे ही है। जी। तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा? चार्जेबल गेन। जो लेटिंग चार्जेबल गेन आ जाएगा लेटिंग रिलीफ का, वो किस तरह निकालोगे? 1,45,000 है। जी 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय आती कितने साल आपने उसको लेट किया था? 1 साल के लिए, 1.5। डिवाइडेड बाय 8.5। 1.5 था ना, या नहीं वन। नहीं नहीं, ये देखो, ये बात हो रही है, इस एक की बात हो रही है, अच्छा ठीक है, वन। इस एक की बात हो रही है। ठीक है। सो कितना है आपके या पास? डिवाइडेड 8.5, वो आ गया 17059। अब इनमें से जो आपका सबसे कम कौन सा है? वन सेवन जीरो सो फाइव नाइन देयरफॉर आपका ये लेटिंग रिलीफ होगा। ठीक है, ये बिल्कुल। समझ आया आपको? हाँ आप समझ रहे हैं, ठीक ठीक है। है। आगे आप देखते हैं। पार्ट नंबर 5, इनहेरिटेंस टैक्स। Explain the inheritance tax implication of Jacama gift of the apartment to Daikin on 5 June 2021 if Jamaica were to die in December 2026। ठीक है। सही। अब ज़रा इसका सिनेरियो पढ़ते हैं जिकमा का, ये गिफ्ट वाला। When Jacama gifted the apartment to Daikin on 5 June 21, it was on condition of her continuing to live in the property for the foreseeable ठीक future. है। On 12 March 23, Jacama began living with her sister and she removed the condition she had previously imposed on the gift from that date। इसको ज़रा आप पढ़ो और जी समझो कि वो क्या क्या रहा है, फिर हम देखें इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये या तो एक्सप्लेनेशन बनती है इसकी। पोटेंशियल एग्जिम ट्रांसफर पीईटी जिसे बोलता है ना, ये तो क्योंकि कुछ बिल्कुल। इसे नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल में क्या ठीक है। होता कि वो साथ साथ कोई टैक्स नहीं देता, यदि वो 5-7 साल के अंदर मर जाए तो फिर उसे टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो आपका ही हो जाता है प्रॉपर्टी, ऐसे ही कुछ रूल्स है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये बनेगा, क्या बनेगा? पेट। हाँ पैट, ठीक है। वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। जी कब एग्जेम्प्ट होगा? अगर वो 7 साल के बाद यदि नहीं मरता है, 7 साल के अंदर, ठीक है ना, विथ इन 7 ईयर्स, इफ द डोनर इज नॉट डाई। अगर वो 7 साल के अंदर नहीं मरेगा तो वो क्या हो जाएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम हो पेट जाएगा। होगा। हाँ पैट हो जाएगा। और फिर ड्यूरिंग द ईयर भी वो चार्जेबल नहीं होगा। नहीं होगा, बात सही ऐसे ही है। है, हाँ सही है। ई बट नो आईएसटी। नो आई सी। और डेफिनेटली जो हम लाइफ लोग एक सवाल था भैया, हम लोग जब एग्जाम में जी लिखेंगे तो वो आई एस टी लिखने से हो जाएगा ना, का पूरा लिखना पड़ेगा, इनहेरिटेंट टैक्स लिखना पड़ेगा? नहीं, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं ना। कोई फ़र्क नहीं है, कोई हाँ इशू नहीं है। हाँ। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको पहले बार हम पहली दफ़ा। इनहेरिटेंस हाँ लिख के उसे बिल्कुल। ब्रैकेट में आई एस टी, जैसे दे कि हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं एग्जैक्टली, ना। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। ठीक है सर। और फिर ड्यूरिंग द ईयर नो आईएसटी होगा, और फिर जो लाइफ टाइम ईयर एंड पर होता है, मतलब डेथ के बाद होगा, जी। उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियली एग्जाम टैक्स था, मतलब ज़िंदगी में टैक्स नहीं दिया, हम्म। तो मरने के बाद का वो टैक्स उसे कहते पे करेगा, अगर जब वो 7 सालों के अंदर अंदर नहीं मरता। ठीक हो गया। But if the die, ये if he dies within हम्म 7 years, if he dies within 7 years, then डोनर को पे जी करना जी पड़ेगा 20%, और डोनी जब देगी तो 25%, ऐसे ही कुछ रूल्स है। बिल्कुल। तो ठीक है। अब वो, हाँ बिल्कुल, अब वो आप बताओ कि अगर वो 2026, आप फिर आप स्नैरियो के साथ रिलेट करोगे, ये तो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, हम्म, फिर आप स्नैरियो के साथ रिलेट करोगे कि यार अगर वो 2026 तक मर जाता है तो फिर तो 7 साल पूरे हो जाएंगे ना। हाँ 7 साल के अंदर अंदर बन जाएगा, अगर 7 साल बनते हैं तो फिर वो चार्जेबल होगा। अगर जैसे ही वो इस तरीक को पार कर जाएगा तो फिर वो चार्जेबल नहीं होगा, उसको आपको रिलेट करोगे पास। ठीक।
मतलब अगर इफ़ ही डाई विथ इन बिफोर 7 ईयर। दिसंबर 26, जी। पेट विल बी विल बी चार्ज, विल बी चार्जेबल। चार्जेबल। ठीक है। चार्जेबल दोनों सिनेरियो में, हाँ। इन लाइफ ऑल्सो इवन इफ एंड एट डेथ एट ऑल्सो, या डेथ। जिसको लाइफ टाइम वो कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ। ये आपने एक्सप्लेन से, फिर वही बात, ये आपने अब ये जो आपने क्वेश्चन में पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करो ना, हाँ। इनको मार्क करते जाओ, ताकि इससे ये होगा कि आपने और फिर इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। इनसे ये होगा कि बाद में जब आप बिल्कुल पेपर के एंड पर आओगे, आपको सिनेरियो आपको जो किट के क्वेश्चंस हैं ये वाले दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको गो थ्रू करते जाओगे, आपको काम आ जाएगा, क्योंकि असल गेम कॉन्सेप्ट की है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा पैट का एग्जाम का, आप उसको ईजिली सिनेरियो के साथ उसको कोरिलेट कर सकोगे। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वो 7 सालों के अंदर अगर मजा जाता है तो फिर क्या सीन होगा, तो फिर डेफिनेटली आप नहीं कुछ कर सकोगे। जी। फिर आप जितने मर्जी किट के क्वेश्चंस करो। ठीक है, आपका सवाल। ठीक है। जी। ठीक है। कल हम इंशाल्लाह एक और नया क्वेश्चन करेंगे। अच्छा। और हम इसे ठीक है। फुल को कंप्लीट करके ट्राई करते हैं, इसे फुल कंप्लीट करने का अभी बैठ बैठ के, ठीक है। मेरे ये जो दो 2 हफ्ते में जो जो क्वेश्चन जितने हो सकेंगे ना, जी। क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो सकता है, वीकेंड पर हो सकता है शायद 2 हो जाए, क्योंकि मेरे पास और भी स्टूडेंट्स और मेरे पास अपना भी जॉब का होता है। जी। तो कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं उतने करेंगे इन 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी ट्राई ठीक है। करते। मेरा और एक सवाल था भैया। हम्म। वो अगर हम ऑनलाइन में जाके प्रैक्टिस करने मांगे, क्योंकि हम सोचे अभी जो प्रैक्टिस करेंगे ना डायरेक्ट ऑनलाइन में जाके करते, इससे कुछ यूज टू हो हम्म। जाएगा। तो वो, क्योंकि हम पहले कभी ऑनलाइन में ट्राई नहीं किए, समझे ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम एग्जाम नहीं दिए, तो अगर वो कैसे करना पड़ा तो हमको थोड़ा दिखा देते ना गूगल में। 2 मिनट लग गया शायद। यार वो मैं कल बता दूंगा, कल आपको बता दूंगा ज़रूर। ठीक है, कल आपको हम किट के क्वेश्चंस करने से पहले ना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह वर्ड के ऊपर आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड कुछ एक्सेल दोनों में क्या कंबाइन करके किया जा सकता है ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे भी किया ऐसे भी किया जा सकता है, वर्ड पे खाली भी किया जा सकता तो है। दोनों कॉन्सेप्ट है, जिस जिस पर आप ज़्यादा फिजिबल हो, क्योंकि जिस पर आप यूज टू क्योंकि ज़्यादा हो। जैसे कि मैथ होने से तो एक्सेल में इजी हो जाएगा, ठीक है ना, वो सम ऑफ लेकिन ऑटोमेटिक। ये ज़हन में रखो कि थ्योरी की जो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन है वो वर्ड में आपको करनी पड़ेगी, हाँ। वो एक्सेल में नहीं करनी है आपने। नहीं, वो इसी से हम सोचा था 2-4 दिन प्रैक्टिस के, तब हमको दिखा दीजिएगा ना, तो फिर होगा क्या उससे। हाँ, मैं कल वो आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह करना होगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको। ठीक है ठीक है। भाई, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, फिर ओके जी। मिलते हैं। ओके।